ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोजो अपने पास्ट को याद कर रहा था कि कैसे उसने तोजी फुशिगुरो को हराया, उसके बेटे मेगुमी को ताकतवर बनाने के लिए जुजुत्सु हाई स्कूल में शामिल किया और कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड गेटो एक ऐसी दुनिया बनाने के पीछे पागल हो गया जहां सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर रहेंगे। इसके बाद यूजी, मेगुमी और नोबारा उसको नींद से जगाते हैं और ये सब याद करके गोजो हंसने लगता है। अब आगे गोजो उन तीनों को ओताहिमे से मिलने के लिए बोलता है, लेकिन उससे मिलने के लिए उनके पास अभी टाइम है, इसलिए वो तीनों सोच रहे हैं कि तब तक क्या करें। यूजी बोलता है कि वो मूवी देखने जा रहा है। नोबारा बोलती है कि वो शायद शॉपिंग या कुछ और करेगी। मेगुमी थका हुआ था, इसलिए वो सीधा घर चले जाता है। यूजी नोबारा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? ह्यूमन अर्थवॉर्म 4 लगी है। वो बोलती है कि उसने पार्ट 1, 2 और 3 तो देखा ही नहीं, पार्ट 4 देखकर क्या करेगी। यूजी उसको मूवी की स्टोरी बताता है जिसमें एक इंसानी कीड़े को एक लड़की से प्यार हो जाता है। नोबारा बोलती है कि कहानी चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो एक इंसानी कीड़े को नहीं देखना चाहती और शॉपिंग के लिए चली जाती है। यूजी भी मूवी देखने के लिए जाने लगता है। दूर से उसकी स्कूल फ्रेंड यूको ओजावा उसे देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है जुजुत्सु हाई स्कूल में, जहाँ तोडो और मेई गाकुगांजी से मिलते हैं। गाकुगांजी बताता है कि स्पेशल ग्रेड रैंक उनको दिया जाता है जो बहुत खास होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से फर्स्ट ग्रेड सबसे इम्पोर्टेंट रैंक होता है जो सिर्फ उसी सॉर्सरर को दिया जाता है जो अपने जूनियर्स को और जुजुत्सु हाई सोसाइटी को सही रास्ते पर लेकर चले। इसलिए एक सेमी फर्स्ट ग्रेड की तुलना में उन्हें ज्यादा इज्जत, जानकारी और सैलरी मिलती है। इन सब को ध्यान में रख के वो उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों किसको फर्स्ट ग्रेड रैंक के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं। मई 2 लोगों का नाम लेती है, माकी और पांडा। तोडो 3 लोगों का नाम लेता है, मेगुमी, नोबारा एंड यूजी इतादोरी। इसके बाद वो दोनों टेबल टेनिस खेलते हैं और तोडो मेई को बोलता है जिन लोगों को फर्स्ट ग्रेड रैंक के लिए रिकमेंड किया जाता है वो लोग एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर की निगरानी में मिशन पर जाते हैं और अगर उन्होंने अच्छा किया तो उन्हें सेमी फर्स्ट ग्रेड का रैंक दिया जाता है। इसके बाद उनको और भी खतरनाक मिशंस पर अकेला भेजा जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको फर्स्ट ग्रेड का रैंक दिया जाएगा। मेरा भाई यूजी इस रिकमेंडेशन को पक्का एक्सेप्ट करेगा क्योंकि सुकुना उसकी सुनता नहीं है और बची हुई उंगलियों को ढूंढने के लिए उसे और भी खतरनाक मिशंस पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यूजी और मैं एक साथ खतरनाक मिशंस पर जाने वाले हैं। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मई बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर उनको रिकमेंड करते हैं वो उनके साथ मिशंस पर नहीं जा सकते, यानी कि टोडो और मई को उन 5 लोगों के साथ मिशंस पर जाने की परमिशन नहीं है। और इसी के साथ टेबल टेनिस का मैच खत्म हो जाता है और टोडो हार जाता है। दूसरी तरफ ओजावा नोबारा से मिलती है और उसे अपनी 6 महीने पुरानी मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटो दिखाती है। नोबारा उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हैरान हो जाती है। ओजावा बताती है कि वो 15 सेंटीमीटर लंबी हो गई और स्ट्रेस ने उसे इतना पतला कर दिया। वो ये भी बोलती है कि वो यूजी को पसंद करती है। उसने ग्रेजुएशन के दिन यूजी के साथ फोटो खिंचवाई थी लेकिन उसका नंबर नहीं ले पाई। वो नोबारा से पूछती है कि क्या वो भी यूजी को पसंद करती है, जिसके जवाब में वो साफ मना कर देती है और बोलती है कि अगर जमीन और आसमान एक होकर नाचने भी लगे तब भी वो उसे पसंद नहीं करेगी। नोबारा फिर मेगुमी को कॉल करके उनके पास बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है। मेगुमी बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि जब उसका ट्रांसफर यहाँ टोक्यो में हुआ तो वो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रहा था। ऊपर से उसके रूम में खूबसूरत लड़कियों के पोस्टर्स हैं। अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो कभी भी अपने रूम में वो पोस्टर्स नहीं चिपकाता। ऊपर से उसको लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं और नोबारा यूजी को कॉल करके उसके पास बुलाती है। जब यूजी उनके पास पहुंचता है तो नोबारा सोचती है कि वो तो ओजावा को पहचान ही नहीं पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसका दिल टूट सकता है, लेकिन यूजी उसको पहचान लेता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। ओजावा उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब यूजी ने अपने दोस्तों को बोला था कि अगर उसे अपनी क्लास से किसी एक लड़की को चुनना पड़ा तो वो ओजावा को चुनेगा क्योंकि भले ही वो मोटी हो लेकिन उसके खाना खाने का तरीका और उसकी हैंडराइटिंग उसे बहुत पसंद है। यूजी ने ओजावा को उसकी वो साइड दिखाई जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी, जबकि बाकी लोग उसका सिर्फ मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो यूजी के अलावा बाकी सभी लड़कों से नफरत करती थी और वो सोचती है कि अब जो वो पहले से ज्यादा अच्छी दिखती है यूजी शायद उसे पसंद करने लगेगा और उसे बाय कहकर वो वापस मूवी देखने के लिए चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है ओताहिमे पर, जो उस दिन को याद करती है जब गोजो ने बताया था कि जुजुत्सु हाई के कुछ लोग कर्स स्पिरिट्स के साथ काम करके उन्हें हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और अभी उसकी जिम्मेदारी है उन धोखेबाज लोगों का पता लगाने की। तभी वहाँ पे वो तीनों पहुँच जाते हैं और ओताहिमे उन्हें बताती है कि दुश्मनों की जानकारी देने वाले 2 लोग हैं। एक प्रिंसिपल से भी ऊपर के रैंक पर है जिसका वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा इंसान पहले वाले को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। हमें उस दूसरे धोखेबाज को ढूंढना है। हमें फिलहाल एक ही इंसान पर शक है और वो है कोकिची मूटा, तो हमें उसे पकड़ना है और उसे पूछताछ करनी है। सीन शिफ्ट होता है जुजुत्सु हाई स्कूल में, जहां मीवा मेकामारू को बोलती है कि उसका आज बुक सबमिट करने का आखिरी दिन है। मेकामारू बोलता है कि वो अभी थोड़ी देर सोना चाहता है और उसकी बुक वहां टेबल पर रखी है। इसके बाद वो सो जाता है और मीवा सोचती है कि उसका असली शरीर कहाँ पर होगा। दूसरी तरफ ओताहिमे बताती है कि मेकामारू का असली शरीर इस बेसमेंट में है। मेकामारू एक पपेट है जिसे कोकिची मूटा अपने पपेट मैनिपुलेशन टेक्निक से कंट्रोल करता है। हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के कारण उसका शरीर इतना कमजोर है कि वो सूरज की रोशनी को भी नहीं झेल सकता, लेकिन इसके बदले उसको इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी मिली है कि वो यहाँ बैठे बैठे पूरे जापान में अपने पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए उस पर सबसे ज्यादा शक है, क्योंकि अगर उसके पास एक भी ऐसा पपेट है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया तो वो बहुत आसानी से हमारी जानकारी दुश्मनों को भेज सकता है। जब ओताहिमे दरवाजा खोलती है तो कोकिची अपने रूम में नहीं होता और ये चीज कंफर्म हो जाती है कि कोकिची ही वो धोखेबाज इंसान है जो दुश्मनों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहां गेटो और माइतो कोकिची से मिलने आते हैं, क्योंकि उन दोनों ने उसके साथ एक खास सौदा किया था। कोकिची उन्हें जुजुत्सु हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देगा और बदले में माइतो अपनी कर्स टेक्निक से उसके शरीर को ठीक करेगा। अगर उन दोनों ने सौदा तोड़ने की कोशिश की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। माइतो बोलता है कि वो कोकिची को जान से मारना चाहता है क्योंकि वो दोनों दुश्मन हैं। गेटो बोलता है कि पहले उन्हें इस सौदे को पूरा करना होगा और उसके बाद वो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद माइतो अपनी आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर देता है और फिर वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोकिची बहुत सारे पपेट को एक साथ माइतो पर भेजता है, लेकिन वो अपने हाथ को बड़ा करके एक ही बार में सारे पपेट्स को तोड़ देता है। तभी कोकिची वहाँ से गायब हो जाता है और माइतो बोलता है कि वो उसके साथ लड़ना चाहता था, ना कि उसका शिकार करना। लेकिन तभी नीचे से जमीन टूट जाती है और पानी में से बाहर निकलता है कोकिची का सबसे बड़ा पपेट, जिसका नाम है अल्टीमेट मेकामारू मोड एब्सोल्यूट। माहितो को पता चल जाता है कि कोकिची उस पपेट के सर में छिपा है। गेटो आसपास एक बैरियर लगा देता है जिससे वो गोजो से बात नहीं कर पाता। अगर उसे जीतना है तो उसे किसी भी हालत में गोजो से बात करनी होगी और इनके प्लान के बारे में बताना होगा और फिर गोजो उसे इन लोगों से प्रोटेक्ट करेगा। कोकिची मन में बोलता है कि गेटो पर हमला करने से पहले मुझे माहितो को जान से मारना होगा, क्योंकि अगर उसने मुझे छू लिया तो मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ क्योंकि मैं उसकी कमजोरी को जानता हूँ। पिछले 17 साल तक जो भी कर्स एनर्जी मैंने इकट्ठा की है मैं वो सब इस्तेमाल करूंगा और अपनी पूरी जान लगा दूंगा इनको हराने में। इसके बाद वो अपने 1 साल की कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करता है और माहितो पर अल्ट्रा कैनन छोड़ता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।